हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। राणा सर के 30 डेज पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस लेक्चर में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खास नहीं चलेगी। आप डरे और समझेंगे अरे यार पॉलिटी तो मुझे डरा देती है, पॉलिटी तो सर भी पढ़ा रहे तू भी पढ़ लेनी पड़ रही। भाई एक बार में चीज़ें पढ़ लेनी पड़ेंगी, धीरे धीरे पढ़ते रहो, समझते रहो, कॉन्सेप्ट को जानते रहो, चीज़ें याद होने लगेंगी। चीज़ों को ध्यान से सुनिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 2 बार देखिए, तीसरी बार में लेक्चर्स बनाना, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। इसके साथ लक्ष्मीकांत को ऐड करिए, आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने में, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए नहीं समझाते। पार्लियामेंट को मैंने 2 पार्टों में बांट दिया था, इसके पार्ट 1 को ही, तो इसका पार्ट 2 आज है। लेक्चर 21 का ही पार्ट 2 आज आपके सामने है। तो आइए इसके पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं बिना देरी के। हमने मेंबर्स की बात चली थी लोकसभा राज्यसभा के, तो यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में लोगों को खड़ा किया जाता है। और बेटा जिनको खड़ा किया जाता है, जो भी बंदा खड़ा होता है यहाँ पर, एक सिंपल सी चीज समझिएगा, उसको मौका दिया जाता है किस चीज का, कि आप जीतिए। मान लीजिए 10 बंदे खड़े, इन 10 में से जो पहला बंदा जीतेगा वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। भले वो माइनॉरिटीज और मेजोरिटी हो, उस टेरिटोरियल एरिया में वही बंदा होगा जो सब कुछ करेगा। तो ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को देता है। तो ये लोकसभा के मेंबर के लिए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट अ ज्योग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनका संसदीय क्षेत्र माना जाता है, इस पे ये डिपेंड करता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा जीत के जाएगा, 2 नहीं जा सकते। हैंस सच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जो पास होगा, पहले टॉप पे आएगा, वो जीतेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उस एक पर्सन की सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैंडिडेट हु सिक्योर मेजोरिटी वोट्स, वो जीत जाता है। भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो यहाँ पे आपका विनिंग होगा। द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। सिंपल मेजोरिटी जो है पूरे इलेक्टोरेट को नहीं देखता। मतलब यहाँ पर क्या है, ये चलते तो हैं, रिप्रेजेंटेशन तो लेते हैं, बट इन अदर वर्ड इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग चीजें की जा सकती है। राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि वो चीजें कर सकते हैं। तो इसको छोड़कर बाकी चीजें इनके पास। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम्स एट रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा में हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रख दिया, जाहिर सी बात है कि आप इलेक्शन करिए, जीतिए, बट हर जगह नहीं हो सकता। तो इस सिस्टम से हमें अलग रखना था, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से अच्छा ये है। तो हमने ये किया कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को हटाते हैं और इसको भी रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए उनके नंबर पे। तो इसके लिए अलग चीजें हमने की। फिर क्या, इवन स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो स्मॉलेस्ट सेक्शन है पॉपुलेशन का, उसको भी तो राइट मिलना चाहिए चीजें करने के लिए। तो उसको राइट देने के लिए क्या किया, 2 काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक लिस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉलो किया जाता है, जो हम राज्यसभा के लिए भी फॉलो करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी फॉलो करते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। लिस्ट सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। ठीक है, प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग हम वोट्स फिक्स कर देंगे। एक बंदा अगर वोट देगा एमपी, तो इतने वोट की वेटेज होगी। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हम इस काम को करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, जब राज्यसभा पहली बार 1952 में बनी थी, तो ये कॉन्टिन्यू चैम्बर है, आज भी है, परमानेंट बॉडी है, ये नहीं खत्म होता। इसके मेंबर हर दूसरे साल में रिटायर होते हैं, है ना। सीट्स फिल्ड होती है फ्रेश इलेक्शन के द्वारा। प्रेसिडेंट इसके लिए नॉमिनेशन देते हैं। कोई भी बंदा कितनी भी बार मेंबर बन सकता है रिटायर होने के बाद, ऐसा नहीं कि वो दोबारा नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टर्म फिक्स नहीं किया था राज्यसभा का, उसे पार्लियामेंट पे छोड़ दिया था। तो पार्लियामेंट ने जो पहले बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसमें इन्होंने कहा राज्यसभा का टर्म 6 साल का होगा। फिर इनपावर्ड किया प्रेसिडेंट इंडिया को कि इनका टर्म चाहे तो वो कर्टेल कर सकता है। ठीक है, पहला जो सेशन था उसमें। अब पहला बैच जब बना, तो जाहिर सी बात है हर बंदा 2 साल में क्यों हटे भाई, 1/3 को हटना है, सब क्यों हट जाएंगे। तो 1/3 मेंबर्स हटाने के लिए एक इशू आया कि साहब किसको हटाएं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, लॉटरी सिस्टम कर देते हो, जिनका नाम आया वो बाहर जाएंगे और वो फिर से इलेक्शन के बाद 1/3 में फिर से 2 साल बाद आ सकते, कोई दिक्कत। फिर इस एक्ट को ऑथोराइज किया प्रेसिडेंट ने, उन्होंने प्रोविजन बनाए रिटायरमेंट का मेंबर्स के। तो प्रेसिडेंट के हाथ में, वो किसको रिटायर करना चाहते हैं, कौन रिटायर होना चाहता है, उन पर है। अब ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की अगर आप बात करेंगे, बेटा लोकसभा आपको पता है चैम्बर है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर तो है नहीं इनकी तरह, 5 साल के लिए बनता है। जब जनरल इलेक्शन होते हैं और जब ये खत्म होते हैं, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। प्रेसिडेंट के पास और भी मौका है कि इनके टर्म को कंप्लीट होने से पहले भी इनको कोर्ट से इनको हटा सकते हैं, और कोर्ट में भी चैलेंज होगा तो, है ना, और इन्हें हटा देंगे तो कोर्ट में भी चैलेंज होगा, तो भी राष्ट्रपति की बात एकदम सही मानी जाएगी। मतलब इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
तो लोकसभा का टर्म जो है वैसे एक्सटेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, है ना। तो 1 साल, उसके बाद फिर इसकी लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं। एक्सटेंशन तब तक चल सकता है 6 महीने से ऊपर, जब तक चाहे 7 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। अब वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन आ गई और सालों बैटल चलती रही तो 10 साल भी चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मेंबरशिप क्वालिफिकेशन क्या है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन, वो ओथ एफर्मेशन की लेगा ऑथराइज इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो नौत ली है, स्वेर किया है कि वो तुथफुल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को बचा के रखेगा, 30 साल से ऊपर है ना। अगर राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए तो 25 साल से ऊपर है, ये चीजें आएंगी। इसके बाद पार्लियामेंट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या दिए, वो इलेक्टोरल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब इलेक्शन कमीशन में उसका रजिस्ट्रेशन पहले से होना चाहिए मेंबर की तरह, है ना। अगर कैंडिडेट इलेक्शन में आ रहा है और वो इलेक्टोरल में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर ये था कि 2003 तक के जो स्टेट बने उनमें, पर 2006 में ये रिकमेंडेशन हटा दी गई कि जो भी स्टेट आज भी बनेगा उसमें भी अगर रजिस्टर्ड है तो आप चीजें कर सकते हैं, है ना। कोर्ट ने इस वैलिडिटी को हटा दिया था। इसके बाद वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगर किसी यूनियन टेरिटरी में है और उस सीट को वो कंटेस्ट करना चाहता है रिजर्व क्लास के लिए, तो यहाँ पर एक इशू ये आता है कि उस सीट को कंसेप्ट करने के लिए बेटा उसको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही लेके चलना पड़ेगा कि उसके हाथ में बेसिक चीजें खुद हो और वो चीजों को खुद करना चाहता हो, मतलब उसने ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया हो, है ना, और उनके लिए वो काम कर चुका हो। अगर वो पहले से मेंबर है किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप्स में और कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन तो ठीक है, पर अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही बंदा खड़ा हो रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये भी मौका है कि वो पार्लियामेंट में जिसे इलेक्ट करे उसे डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लेता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जैसे टेरिटोरियल आर्मी में भी कुछ मेंबर्स को डाला गया और उसके बाद भी उनको नहीं हटाया जा रहा, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो अभी टेरिटोरियल आर्मी में किसी को लेफ्टिनेंट बनाया जाए, किसी को कर्नल बनाया जा रहा है और वो स्टेट मिनिस्टर्स नहीं, तो अब वो नहीं हट रहे। तो ये क्या है, ये आपको दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, आपको सैलरी मिलती है नहीं मिलती वो बात की बात है, पर पार्लियामेंट इसके लिए रूल्स बना सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ इट इज अनसाउंड माइंड और स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने कह दिया कि उसका दिमाग खराब है, पागल हो गया, तो निकाल दो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट है भैया पूरी की तरह वही हो गया, गरीब भंगी भिखारी, तो उसको हटा दोगे। इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन नहीं था और उसने जानबूझकर गलत तरीके से सिटीजनशिप लिया या फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली तो हट जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है उसके थ्रू, तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट ने और भी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दी है, वो क्या है, वो सर्टेन इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस में लगा हो तो, और उसने कोई भी रिजल्टिंग हो इम्प्रीजनमेंट हुआ हो किसी भी चार्ज में, डिटेंशन नहीं है, अगर वो जेल जा चुका है किसी ऑफेंस में, इम्प्रीजन रहा है 2 और 2 साल से ऊपर, तो वो कंसल्ट नहीं कर सकता इलेक्शन, पर डिटेंशन को नहीं माना जाता। ही मस्ट नॉट हैव फेल टू लॉस द अकाउंट, अगर उसको अकाउंट इलेक्शन कमीशन के टाइम नहीं देना है, टाइम से नहीं देगा तो वो डिस्क्वालीफाई जाएगा। एंड ही मस्ट हैव नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड सर्विसेज, किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज में उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं पोस्ट पे बैठे हो तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। ही मस्ट नॉट बी द डायरेक्टर और मैनेजर डायरेक्टर, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट के किसी में 25% से ऊपर का शेयर नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव डिमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन एंड डिसलॉयलिटी ऑफ स्टेट, उसे किसी भी स्टेट में करप्शन के चार्ज में या धोखा देने के चार्ज में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट से निकाला ना गया हो। He must not have been convicted for promoting enmity between different groups, है ना, on the offense of bribery, वो 2 लोगों के 2 ग्रुप्स या कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी कराने के लिए कुछ ना कराओ, भड़काओ भाषण न दिया और कभी घूस न लियो। He must not have been punished by for preaching and practicing social crime, जो सोशल क्राइम है उसको बढ़ावा देता हुआ ना मिले, अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, ये करते हुए अगर मिल जाते हैं तो भी उनकी सीटें हटाई जा सकती हैं। इसके बाद ऑन द क्वेश्चन वेदर मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट इज डिसीजन इज फाइनल, ऊपर नीचे जितने डिसीजन दिए उसमें क्या डिस्क्वालीफाई होगा, उसमें प्रेसिडेंट साहब की राइट्स हैं, वो जो बोलेंगे वो होगा, है ना। तो ये ओपिनियन इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग भी चलती है, वो भी इसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। अब फॉलोइंग वेकेंट सीट करनी पड़ती है डबल मेंबरशिप, अगर कोई पर्सन लोकसभा राज्यसभा दोनों में नियुक्त हो गया है तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, या लोकसभा या राज्यसभा। अगर कोई सिटिंग मेंबर एक हाउस में और दूसरे हाउस में आ गया तो उसको फर्स्ट हाउस को विकेट करना पड़ेगा।
अगर एक पर्सन 2 सीट पे इलेक्ट हो गया, मतलब उसने हरियाणा के एक स्टेट से लड़ा और गुजरात के एक स्टेट से लड़ा, तो एक सीट रखेगा, दोनों में से एक उसे खाली करनी पड़ेगी, है ना। अब a person cannot be the member of both of the parliament and state legislature same time. अगर वो इलेक्ट हुआ है तो उसको अपनी सीट रिजाइन करनी पड़ेगी, विकेट करनी पड़ेगी, वरना स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप उससे रिजाइन नहीं करता, तो वो 14 दिन बाद अपने आप विकेट हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन इनको दिए जाते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऐसी चीज आती है, संविधान ही बताता है कि ये डिस्क्वालीफाई होने के लायक है, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। डिफेक्शन के रूल पे 10th शेड्यूल में दिया गया है। रेजिग्नेशन, अगर मेंबर रिजाइन करना चाहता है, चेयरमैन राज्यसभा के स्पीकर को या लोकसभा के स्पीकर को दे सकता है। सीट फॉल हो जाएगी, रेजिग्नेशन के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाए, वैसे वेकेट हो जाएगी। चेयरमैन स्पीकर चाहे तो उनकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि भाई ये जेन्युइन रीजन नहीं है, तो वो चाहे तो इसको नहीं एक्सेप्ट करते, इनके मोड पर एब्सेंट। हाउस कैन डिक्लेयर सीट वैकेंट इफ, अगर कोई भी मीटिंग में नहीं आ रहा 60 डेज तक बिना परमिशन के, वो छुट्टी पर है और बार बार मीटिंग में नहीं आ रहा, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है ना, और उसके बाद वो हाउस में नहीं जा सकता। इसके बाद अदर केसेस वैकेंट होती है इफ इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कोर्ट के थ्रू कि भैया इसकी चीजें वॉइड है, इलेक्शन वॉइड है, अगर उसे सभा से निकाल दिया जाए, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाए, अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, अगर वो गवर्नर बन जाता है किसी स्टेट का, और 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज वो नहीं आता है, किसी पोस्ट पर है, एडजर्न है उनके साथ, तो उनको हटा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें गवर्नर बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, या कोर्ट ने कह दिया कि इनका इलेक्शन इलीगल है, इनको हटा दो, या उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया हाउस से, तो ये सारी चीजें होंगी, तो इनको बाहर भगा दिया जाएगा। इसके बाद ओथ, हर एक बंदा जो पार्लियामेंट में आता है उसको ओथ लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट या किसी पर्सन से जिसे अपॉइंट करते हैं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बियरफुल फेथफुल रहेंगे, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी इंडिया की बना के रखेंगे, डिस्चार्ज करेंगे फेथफुली अपनी ड्यूटीज को। जब तक मेंबर ये ओथ नहीं लेता तब तक उसको इस प्रोसीडिंग में अंदर नहीं ला जा सकता, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज के लिए वो अधिकारी नहीं बन सकता। इस लेक्चर में इतना ही है बेटा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और अगर कोई भी डाउट है, समझिएगा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे 20 बार पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप यहाँ पर आइए, प्राप्ति IAS में आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा और आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।